गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर्स को तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर 1 से आज ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पहला, जो है पोषण चैप्टर, उस चैप्टर से रिलेटेड आज हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। और डेली वाइज में अब हम लोग पोषण, उसके बाद श्वसन, फिर उत्सर्जन, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करते हुए जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो है पोषण, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि पित्त रस जो स्रावित होता है वो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, बताइए आप लोग। यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। आपको पता होना चाहिए कि ये जो यकृत होता है ये पित्तरस का निर्माण करता है, ये पित्तरस का क्या करता है, निर्माण करता है। और यकृत के नीचे में ये ग्रंथि होती है जिसका नाम है पित्ताशय। जिसका नाम क्या है, पित्ताशय। ये पित्ताशय जो होता है ये इसको श्रावण करने का कार्य करती है, उसके पास जमा रहता है, यानी कि यकृत पित्तरस को बनाता है। और ये पित्तरस जमा किसके पास रहती है, पित्ताशय के पास। तो पित्तरस का श्रवण अगर पूछे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और पित्तरस का जमाव कहाँ पे होता है, तो पित्तरस का जमाव कहाँ होता है, पित्ताशय में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए क्षुद्रांत क्या है। किसे कहते हैं क्षुद्रांत, छोटी आंत को क्षुद्रांत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि छोटी छोटी आंत में जो रसांकुर होता है उसका क्या कार्य है। तो रसांकुर देखिए, इसको इंग्लिश में विलाई भी बोला जाता है, VILLAI। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो विलाई होता है इसका कार्य क्या है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, देखिए उंगली नुमा इस प्रकार की, इस प्रकार की संरचना होती है रसांकुर। अब ये रसांकुर का कार्य क्या होता है कि जब भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो गया आमाशय में, तो उसके सॉरी आमाशय, छोटी आंत में जब भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो जाता है तो छोटी आंत का दो भाग रहता है। पहले भाग में भोजन पूर्ण रूप से पाचित हुआ, और दूसरे भाग में जाने के बाद क्या होता है, इसी रसांकुर द्वारा भोजन में, चूंकि भोजन अब पूरी तरीके से पच चुका है, वो रस के रूप में बदल चुका है, तो उस रस में जो भी पोषक तत्व होगा उसको यह रसांकुर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और बाकी अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत में भेज देता है। क्वेश्चन पूछा है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, क्योंकि इसका काम ही क्या है, अवशोषण करना। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना ये क्या कर पाएगा, अवशोषण कर पाएगा। तो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगला है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो मुख गुहा जो होता है, यानी कि मुख का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो कहलाता है ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद स्टार्ट हो जाता है ग्रासनली, जो कहाँ पे खुलता है, अमाशय में। कहाँ खुलेगा, अमाशय में खुलेगा। और ये जो अग्न्याशय आप लोग जानते ही हैं, अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है, जस्ट अमाशय के निचले भाग में, जिससे स्रावित होता है अग्न्याशयी रस। और उसी अग्न्याशयी रस में पाया जाता है इंसुलिन, जो किसका पाचन करता है, शर्करा का, यानी कि मीठे का पाचन करता है। और ये ग्रहणी जो भाग है, ये ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। किसका भाग है, छोटी आंत का। और ग्रासनली एक पाइप है जो यानी मुख गुहा को किससे जोड़ता है, अमाशय से। ग्रसनी को किससे जोड़ने का काम करता है, अमाशय से। कौन जोड़ेगा, ग्रासनली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, अगर उसका पूछा जाए इक्वेशन, तो होता है CO2 प्लस H2O, उसके बाद सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, और जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद होता है
C6H12O6 प्लस O2 और प्लस कुछ मात्रा में H2O भी निकल जाता है। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ये ऑक्सीजन निकला, ये जो ऑक्सीजन निकला प्रकाश संश्लेषण में, ये इन दोनों में से किससे निकला है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और जल में भी क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस बनता है वो ऑक्सीजन गैस बनता है जल से। किससे बनता है? यानी जल के अणु टूट कर ही क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? किसमें नहीं पाया जाता दोहरा परिसंचरण तंत्र? हम्म तो बच्चे लोग, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है वो मछलियों में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? मछलियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? एकल परिसंचरण तंत्र। ये ना, नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्या बोले? और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? एक सेकंड बच्चा लोग बताते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर दोहरा परिसंचरण पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? जैसे कि ये मेढक हो गया। मेढक जो होता है ये सांस जब लेता है, सांस लेता है ना, तो ये सांस जल में भी ले लेता है और स्थल पे भी ले लेता है। जल में भी ले लेता है और स्थल पे भी लेता है। परिसंचरण क्या होता है? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र कहने का तात्पर्य होता है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये परिवहन चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे आ गया तो हमको बता देते हैं। देखिए, जो परिवहन तंत्र होता है मतलब जिसमें रक्त का क्या हो रहा हो? परिवहन हो रहा हो। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मेढक होता है, अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक में जो मेढक जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है ये कहाँ से होता है? तो जल के भी ऑक्सीजन से होता है और वायुमंडल के भी। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, श्वसन के तौर पे कौन सी गैस को लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। तो जो मेढक है वो जल के ऑक्सीजन से भी श्वसन कर सकता है और स्थल के ऑक्सीजन से भी श्वसन कर सकता है। पक्षियां भी जल के ऑक्सीजन से भी श्वसन कर सकती है और स्थल के ऑक्सीजन से भी। मनुष्य भी जल के ऑक्सीजन से भी श्वसन ले सकता है और स्थल के भी। लेकिन जो मछली होती है वो, उनको कोई भी, अगर आप देख लीजिए मछलियां जो होती है, जैसे मनुष्य अगर जल में जाता है तो मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन को सिलेंडर लेकर के वो जल में जाता है, वो मास्क लगा के वो अंदर में भी सांस ले सकता है। लेकिन मछली जो होती है उसको आप केवल क्या कीजिए, जल से बाहर निकाल दिए तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये इसका जो बॉडी होता है केवल वो एकल परिसंचरण तंत्र को ही सहन कर सकता है। यही बोला जाता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? यानी कि जो ऑक्सीजन अंदर में गया है तो ये केवल जल में घुलित ऑक्सीजन को ही श्वसन के रूप में कार्य में ले सकती है, स्थल के ऑक्सीजन को नहीं ले सकती है। वहीं जल में रहने वाला जो शार्क होता है, देखे हैं आप लोग, जो बार बार पानी से बाहर आता है और उसके बाद फिर पानी के अंदर चला जाता है, तो उसमें किस प्रकार का वो सांस के तौर पे कौन सी गैस को लेता है? वायुमंडल में घुलित ऑक्सीजन को कि जल में घुलित ऑक्सीजन को? वायुमंडल में। तो आया बात समझ में? इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। हालांकि ये क्वेश्चन इसका नहीं है। बोलता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो होता है, यूरिया कहने का मतलब, यूरिया जो होता है जो मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। बोलता है ये कहाँ पे यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? रक्त में जो यूरिया होती है वो कहाँ से प्रवेश करती है? नहीं, वृक्क में तो इसको छाना जाता है। प्रवेश ये करेगी यकृत से। कहाँ से प्रवेश करेगी? यकृत से प्रवेश करेगी। ठीक है। ये वृक्क में इसको क्या किया जाएगा? यूरिया को रक्त से अलग किया जाएगा, पता है ना? जैसे उत्सर्जन चैप्टर में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर क्या होगा, वृक्क जो है वो रक्त को और यूरिया को क्या करने का काम करता है? अलग करने का। इसीलिए हम बोलते हैं कि वृक्क से मूत्र का भी क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6
C6H12 बोलता है इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका अवशोषण होता है हेलने की चाप में। कहाँ पे होता है? हेलने की चाप में। हेलने का जो चाप होता है वो आप लोग पढ़े होंगे जब नेफ्रॉन का चित्र, तो उसमें था हेलने का चाप, आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो एक बार आप लोग कॉपी जाके देखिएगा। तो ये सब जो क्रिया हो रहा है हेलने की चाप, तो देखिए ये सब जो क्रिया हो रही है ग्लूकोज का निर्माण, तो ग्लूकोज बन कहाँ से रहा है? पोषण के द्वारा ही ना। हम लोग जो पोषण लिए उस पोषण में भोजन टूट के क्या बना रहा है? तो ग्लूकोज बना रहा है। इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेलने लूप में, या हेलने की चाप भी बोलते हैं, हेलने का अवरोही चाप, हेलने का अधिरोही चाप, आप लोग देखिएगा फिगर में दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, जिसको और क्या बोला जाता है? यकृत भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी अंग है? अवशेषी, यहाँ पर अवशोषी दे दिया गया है, अवशेषी होगा, क्या होगा? अवशेष। अवशेष का मतलब होता है जो बचा हुआ अंग है, उसका कोई भी कार्य नहीं है। तो मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका कोई भी कार्य नहीं है। ये कैसा अंग है? तो ये एक अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो केवल शाक सब्जी खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई और क्या बकरी हो गई, इन सभी जीवों में जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है। और अगर वही सर्वाहारी जीव में या मांसाहारी जीव में पूछ लिया जाए तो छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? तो अधिक लंबी तो नहीं बोल सकते हैं, मनुष्यों में मध्यम होती है, सर्वाहारी जीवों में। और इस प्रकार से जीवों के आकार पे भी कभी कभी ये क्या करता है? निर्भर करता है। अब छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? देखिए, जब भोजन पूर्ण रूप से पाचित हो गया, तो भोजन जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचित तो छोटी आंत में होता है, लेकिन लगभग भोजन अमाशय में ही पाचित होना शुरू हो जाता है। तो जब भोजन अमाशय में पाचित होता है तब हम उसको काइम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? काइम। लेकिन क्वेश्चन पूछा छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो उसको चाइल बोला जाता है। छोटी आंत में पाचित भोजन को क्या बोला जाता है? चाइल। तो याद रखना है कि अमाशय में पाचित भोजन काइम और छोटी आंत में पाचित भोजन चाइल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम कहने का मतलब हुआ जड़। क्या हुआ? बोलता है जड़ जल का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। तो किस विधि द्वारा करता है? किस विधि द्वारा? पहला है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब समझिए। स्थानांतरण का मतलब होता है किसी को कुछ देना। जैसे कि ये पेन है, हम ये किसी को दिए, तो ये पेन यहाँ से कहाँ चला गया? वहां। तो अब हम आधा पेन तो दिए नहीं, आधा पेन दिए हैं, हम पूरा का पूरा पेन क्या कर दिए? उसको दे दिए हैं। इसको बोलते हैं स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे बोलेंगे इस चेयर को हटा के यहाँ से वहां दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इस चेयर का स्थानांतरण हो गया। और विसरण होता है कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर जाना, कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर। जैसे मान के चलिए एक ग्लास है और एक बड़ा सा जग टब है, तो इसमें एक जग पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी की मात्रा बताइए, इस जग की मात्रा कम है कि इस बाल्टी की मात्रा कम है? मतलब ये ग्लास की मात्रा कम है कि इस बाल्टी की मात्रा कम है? तो आप लोग बोलिएगा ग्लास की मात्रा। तो कम क्षेत्र से जब हम इस पानी को बड़े क्षेत्र में डालेंगे तब ये क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। लेकिन जब बड़े क्षेत्र से हम कम क्षेत्र में डालेंगे, यानी बाल्टी का पानी जब इस जग में डालेंगे तो क्या कहलाएगा? परासरण। तो क्वेश्चन है कि मूल रोम। अच्छा बताइए, जड़ जो है, जड़ में पानी की मात्रा ज्यादा होता होगा कि या फिर धरती में पानी की मात्रा ज्यादा? धरती में। तो ज्यादा से कहाँ जा रहा है? कम की ओर। तो क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण की विधि पर क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संश्लेषण, आप लोग को पता है कि प्रकृति में कहाँ से आता है ऑक्सीजन? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अभी तुरंत आपको ऊपर बताया है, किससे निकलता है? जल से। किससे निकलता है? जल से निकलता है। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है आप लोग जान लीजिए, मैग्नीशियम एक धातु है जिसका सूत्र क्या होता है?
Mg। उसी प्रकार से लोहा भी एक धातु है, इसका क्या होता है Fe। तो जो मैग्नीशियम होता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक में। और वहीं अगर पूछे लोहा किसमें पाया जाता है, Fe जो होता है, आयरन भी जिसको बोलते हैं, वो आरबीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। और देखते हो कभी कभी खून की कमी के कारण चक्कर आता है ना, तो वो चक्कर आयरन की कमी के कारण होता है, क्योंकि अगर रक्त घटेगा तो हीमोग्लोबिन घटेगा, और उसी हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? लोहा रहता है, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है? कमजोरी महसूस होता है और चक्कर आता है। अगला देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन जब पचता है तो उससे क्या निकलता है? भोजन जब पचता है तो उससे ऑक्सीजन गैस निकलती है नहीं? और साथ साथ उससे ऊर्जा भी निकलती है। देखिए, नहीं, भोजन का पचना बोला है यहाँ पर, तो हम प्रकाश संश्लेषण बोलने, तो भोजन पच रहा है, तो भोजन जो पच रहा है इसमें ऊर्जा भी निकल रही है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है। तो भोजन का जो पचना होता है ये अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन। याद रखिएगा, भोजन का पचना क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? इसका आंसर तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कौन है, तो ऑप्शन ए हमारा केचुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक क्या करता है? मृत जीवी पोषण करता है, यानी कि मृत जीवों के शरीर पर से जाके उसे पोषण ग्रहण करता है। मृत जीवी पोषण का एक उदाहरण दीजिए तो। गोबर छत्ता देखे होंगे, जो लकड़ी हो जाता है, जो सड़ा हुआ लकड़ी है, उस पे गोबर छत्ता जन्म लेता है और उसी से पोषण की विधि को लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? मृतजीवी। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है पर्णहरित यानी पत्ते का हरा रंग, सूर्य का प्रकाश, CO2 गैस और सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? सभी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इन सभी चीजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों? ऑप्शन ए हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटपाद। देखिए, ये है अमीबा। ये क्या है? अमीबा का जो ये वाला संरचना दिख रहा है आप लोगों को, इस अमीबा की इस संरचना को क्या बोला जाता है? तो कुटपाद। क्या बोला जाता है? तो भोजन, अमीबा कभी भी अगर किसी भोजन कण को देखता है तो इसी कुटपाद के द्वारा ये भोजन कण को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, अमीबा में। अगला देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? 32। अगर पूछ लिया जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं? 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। अस्थाई दांत कितने होते हैं? 32। पूछ लेगा दांतों के कितने सेट पाए जाते हैं? तो 2 सेट, एक दूध का दांत, दूसरा अस्थाई दांत। जब सेट पूछे, दांतों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार का? कौन कौन सा? रदरनक, पहले रदरनक, कतरनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। टोटल कितना प्रकार? 4। और दांतों के कितने सेट? 2 सेट, एक दूध का दांत, दूसरा स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या 20, स्थायी दांतों की संख्या 32। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? हम लोग अभी ऊपर पढ़े, पित्तरस किससे स्रावित होता है? यकृत से। और पित्तरस जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अभी तुरंत ऊपर पढ़ा है कि किससे पकड़ता है? ये कुटपाद से पकड़ता है। अगला देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? वसा, तो वसा पर एंजाइम कार्य करता है लाइपेज। कौन से एंजाइम काम करता है? कुछ कुछ एंजाइम का नाम है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? तो वसा पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? लाइपेज एंजाइम काम करेगा। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। अगला देखिए, दांतों को साफ करने के दंत मंजन प्राय होते हैं, ये बताइए। क्षारीय, क्योंकि हम लोगों के आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो भोजन को क्या बनाता है?
अम्लीय बना देता है। तो भोजन जो अम्लीय है और हमारे दांत में जो कीड़ा रात भर जो हम लोग सोते हैं तो भोजन पाचित होता है और हमारा मुंह रात भर क्या रहता है, बंद रहता है। तो उसमें बहुत सारे कीटाणु रहते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है दंत मंजन वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाता है, अम्ल और क्षारक, लवण तथा जल, जो उदासीन होता है, जो क्या होता है, उदासीन होता है। तो दंत मंजन प्रायः कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, इनमें से क्या होंगे, स्वपोषी, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अगला देखिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण यानी कि चेक किया जाता है कि पत्तियों में मंड यानी कि वसा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में रहता है, उसका जब परीक्षण किया जाता है तो पूछा है उसको अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है। तो अल्कोहल में जो उबाला जाता है तो ये जो क्लोरोफिल आपको दिख रहा है ना, पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है, वो अल्कोहल में घुलने के बाद सारा हरा रंग क्या होता है, निकल जाता है। तो इसीलिए मंड परीक्षण के लिए पत्ती को अल्कोहल में क्या किया जाता है, उबाला जाता है, ताकि उसका क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाए, अल्कोहल में घुल जाए और पत्ती से सॉरी जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में घुल जाए और पत्ती से पूर्ण रूप से क्लोरोफिल क्या हो जाए, हट जाए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। कोई दिक्कत बच्चे लोग, चलिए अगला देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखा गया था। यानी कि जब माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी चीज को हम लोग जूम करते हैं तो जूम होता है, जैसे कैमरा को ही आप देखिए हुआ तो 2x 3x 10x 200x तक जूम होता है ना, जो वहां तक का चीज यहाँ, जैसे कि चश्मा भी होता है, कोई कोई चश्मा क्या होता है, बड़ा की छोटे चीज को बड़ा दिखाता है, उसी को जूम बोला जाता है। किसी चीज को हम लोग जूम करते हैं ना उसको बड़ा करने के लिए। वही है कि स्लाइड को यानी कि स्लाइड जो माइक्रोस्कोप में स्लाइड यूज होता है उसको सर्वप्रथम कब देखा गया और कितने पर देखा गया, कितने कंपाउंड पे, तो उसको सर्वप्रथम 10x कंपाउंड पे देखा गया था। कितने कंपाउंड पे देखा गया था, 10x कंपाउंड पे। किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ चला गया, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। ऊपर में जो हाइड्रा के ऊपर जो उंगली नुमा संरचना होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, स्पर्शक बोला जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वेरी गुड, C12H22। कभी पूछ ले कि बताइए अगर ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के जल अपघटन सॉरी बच्चे लोग, यानी कि इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं या इसका नाम चीनी भी ऐसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो पूछ लेगा सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। दोनों का सूत्र एक ही होता है, C6H12O6, लेकिन एक को ग्लूकोज बोला जाता है और दूसरे को फ्रक्टोज। जब आप लोग आई क्लास में जाइएगा ना तब पता चलेगा क्यों दोनों का सूत्र समान है, तब भी एक को ग्लूकोज बोला जाता है और एक को फ्रक्टोज बोला जाता है। अभी बस इतना याद रखिए कि सुक्रोज के जल अपघटन पे दो यौगिक प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अमीबा में अधिकांश पोषक किसके द्वारा होता है, देखिए ऑप्शन है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा अभी हम लोग पढ़े कि अमीबा अपना जो भोजन ग्रहण करता है वो कुटपाथ की सहायता से करता है। तो कुटपाथ की भोजन तो बाहर में है, वो भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, इसीलिए इस विधि को क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रहण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है, हरे पेड़ पौधे में। क्या बताइए कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो सूख चुका है जिसमें हरा रंग नहीं है, तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं होगी। दांत की सबसे ऊपरी परत पता है बच्चा लोग, वेरी गुड, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, इनामेल की परत होती है। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द का किसने द्वारा दिया गया है? न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। केंद्र, ये न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, जो केंद्रक के क्या है, खोज करता भी है। तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। लेकिन बच्चा लोग, ये रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। कैसी कोशिका का? मृत। जैसे कि पेड़ की छाल जो होती है ना, वो तो जीवित होती नहीं है, तो उसी कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन पूछ ले अगर कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। हम्म ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बच्चा लोग? ल्यूवेन हॉक ने। याद रखिएगा, सिंपल ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका। अगर सिंपली कोशिका पूछे तो रॉबर्ट हु, अगर जीवित लगा दे तब क्या देखना है हम लोग को? ल्यूवेन हॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? और अगर मनुष्यों में पूछ ले तो ग्लूकोज के रूप में तो उपयोग हो जाता है, लेकिन जो उपयोग नहीं होता है वो वसा के रूप में जमा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वसा के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जितना भोजन किए उतना भोजन का हम लोग को क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा या आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ना, भोजन का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को कितना भोजन करना चाहिए और ऑफिस में बैठे व्यक्ति कितना। कि जैसे कि ऑफिस में बैठे व्यक्ति को कम से कम 2000 से 2100 कैलोरी भोजन करना चाहिए, और वहीं जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको लगभग 2600 2700 कैलोरी। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? शारीरिक श्रम कर रहे हैं ना, उनके शरीर को क्या चाहिए? ज्यादा भोजन चाहिए। तो इसी कारण से जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, इसीलिए देखते हैं गांव के लोग जो होते हैं, जो खेती करते हैं, वो क्या करते हैं? चावल वगैरह खाते हैं, क्योंकि चावल में बहुत अधिक क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट था, जो तुरंत क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अगला देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो किसी भी कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, क्योंकि हम लोग कोशिका का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम आप लोगों को पता है क्या करता है? वेरी गुड। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने का कार्य कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे शुरू हो जाता है? मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। कौन स्वपोषी है? तो ऑप्शन ए ही हमको दिख रहा है, हरे पौधे। हरे पौधे कैसे जीव होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। अगला देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण अणु की गति, वृद्धि, समन्वय और संघ। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पोषण चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हालांकि समन्वय भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है सब चीज का। जैसे कि हम लोग मस्तिष्क जब नियंत्रण और समन्वय चैप्टर पढ़े तो उसमें हम लोग पढ़े थे समन्वय कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पोषण चैप्टर पढ़े, तो पोषण मुख्यतः शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा हमारा? वृद्धि। और यहाँ पे वृद्धि का तात्पर्य केवल हाइट में वृद्धि से नहीं है, बल्कि सभी चीजों में वृद्धि से है। हाँ, सभी चीजों में वृद्धि। केवल ये मत सोचिएगा कि हाइट में वृद्धि से, ऐसा नहीं। बुद्धि में भी वृद्धि होती है कि नहीं होती है? एक छोटा बच्चा को बुद्धि देखिए और एक बड़े व्यक्ति का देखिए, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? बस वो भी वृद्धि यहाँ शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो पौधों में। मुख्यतः हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ग्रहणी भाग है, अभी तुरंत हम ऊपर आपको बताए थे, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटी आंत का भाग। प्रकाश संश्लेषण कब होता है बच्चे लोग? दिन में। क्यों होता है दिन में? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की।
अगला देखिए, मृतोपजीवी पर अभी तुरंत हम लोग ऊपर में जब मृतजीवी पढ़ रहे थे तो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ना। तो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चे लोग? गोबर छत्ता हो जाएगा। अगला देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मुख्यतः पत्तियों में होता है, और पत्तियों के कौन से भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। परिशेषिका, परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। अगला देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का अगर हम देखेंगे तो C6H12O6। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु। हाइड्रोजन के 12 और कार्बन के भी 6 परमाणु हैं। तो लेकिन अगर पूछ ले सुक्रोज में बताइए तो C12H22O11। तो सुक्रोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं बच्चे लोग? 11 परमाणु हैं। अगला देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इनमें से एक है सेल्यूलोज, जो पाया जाता है पेड़ पौधे में। किसमें पाया जाता है? जैसे कि ये जो कुर्सी बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, पौधे की लकड़ियों से बना है, इसी लकड़ियों में पाया जाता है सेल्यूलोज, जिसका पाचन मनुष्य या अन्य जंतु, मुख्यतः मांसाहारी जंतु नहीं कर पाते। इसका पाचन केवल कौन कर पाता है? शाकाहारी जंतु। तो देखिए, जैसे कि मनुष्य भी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। क्या मनुष्य लकड़ियों को खा पाएगा? कभी नहीं खा पाएगा। मनुष्य के शरीर में भी सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। बाकी प्रोटीन का भी होता है और वसा का भी होता है। अगला देखिए, कवक। कवक में कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण की विधि। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो ये यकृत। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यकृत। ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, नीचे में था। क्यों? क्योंकि ये किसका श्रवण करती है? पित्तरस का श्रवण करती है। और सबसे बड़ा ये अंग पूछ ले, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, तो कौन सी ग्रंथि होगी? यकृत ही होगी। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। अगर पूछ ले ब्रेड बनता है, जो केक बनता है, उसमें भी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की अभिक्रिया होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? देखिए, ये श्वसन चैप्टर से थोड़ा ऑप्शन देखिए ना। क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका, वातरंध्र में किससे घिरी रहती है? गार्ड कोशिका से। चूंकि इसका नाम ही है गार्ड। गार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तो ये गार्ड कोशिकाएं क्या करती है? रंध्र को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? यानी किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है? तो हरे रंग में। किस रंग में होता है? हरे रंग में। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट, और एक आध क्वेश्चन बचा होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? बोलता है प्रकाश संश्लेषण की दर, यानी प्रकाश संश्लेषण किस स्पीड से होगा, जल्दी होगा, ये किस पर निर्भर करेगी? तो पहला प्रकाश के गुण पर। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण कार्य हो गया, क्या वो लाइट के भी प्रकाश से हो जाएगा? नहीं, केवल किसके प्रकाश से होगा? सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश की मात्रा पे, यानी प्रकाश अच्छा है तो क्या होगा? भोजन उसका ज्यादा बनेगा, और प्रकाश अगर कम है तो भोजन क्या बनेगा? उसका कम बनेगा। तो दोनों ही क्या है? बहुत महत्वपूर्ण निभाती है इसमें भूमिका। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। यानी प्रकाश की मात्रा भी निर्भर करती है और साथ साथ प्रकाश का गुण भी निर्भर करता है। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर 1 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा कि ऊपर से हम लोग जितना भी क्वेश्चन लिए थे, देखिए स्टार्टिंग से अगर आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तो हम लोग उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक में क्या है? पूछे गए हैं। सब में आपको ईयर दिख रहा है कि नहीं?
आए। तो पहले हम लोग उन क्वेश्चन को कवर किए जो एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, उसके बाद फिर हम लोग उन क्वेश्चन को कवर किए हैं जो चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग कल की क्लास में श्वसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे।